Hello learners, welcome back to We Learning with your next class on बिजनेस फाइनेंस। तो आज हम बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 6 करने वाले हैं। ओके, कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? ये है अपना पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 तक मैंने काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है अपने बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ में। आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम अपनी क्लास में पार्ट 6 में क्या करने वाले हैं? तो आज हम करेंगे एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सारी थ्योरीज हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर में दी गई हैं। एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज हैं बट अभी आज की क्लास में सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो आज की क्लास में हम ये सिर्फ 3 थ्योरीज करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। ओके, और इससे पहले की जो अपनी वीडियो थी पार्ट 5 की, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से अफेक्ट करते हैं, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको वो जानना हो तो उसके लिए आप अर्लियर वीडियो ज़रूर देखें। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी होती है वो एक्चुअली में एक्सप्लेन क्या करती है, क्यों लाई गई ये थ्योरी। तो ये जो थ्योरीज होती हैं ये एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप अमंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर के वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फर्म के वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन तीनों का रिलेशन देखते हैं हम इन सारे थ्योरीज में। तो टोटल देखा जाए तो आपके 8 थ्योरीज हैं। ओके, कौन कौन सी थ्योरीज हैं आपकी? तो नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, एमएम हाइपोथेसिस अंडर कॉर्पोरेट टैक्सेस, मिलर्स मॉडल अंडर कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल टैक्सेस, ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज हैं आपकी। ओके, और आज की क्लास में हम ये 3 थ्योरीज देखेंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं क्या बोलती हैं ये 3 थ्योरीज। हम डायग्राम्स और बहुत सारे आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स इन सब के थ्रू समझेंगे इस थ्योरी को अच्छे से। तो नेट इनकम अप्रोच थ्योरी किसने लाया? तो ये लाए हैं हमारे दुरान डेविड जी ने। कब आया? 1959 में आया। According to this approach, capital structure decision is related with the value of the firm. तो इस थ्योरी में क्या बोला गया है? नेट इनकम अप्रोच थ्योरी में बोला गया कि हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम डिसाइड करते हैं वेदर वी हैव टू टेक मोर ऑफ इक्विटी और द डेट, तो इसका काफ़ी अफेक्ट पड़ता है फर्म की वैल्यू पे। ओके, A change in capital structure causes changes in the overall cost of capital and the value of the firm. Capital structure में जो changes होते हैं वो फर्म की वैल्यू प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी अफेक्ट कर रहा होता है। ये बोला गया आपके नेट इनकम अप्रोच में। द थ्योरी प्रोपाउंड्स दैट अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोल रहा है? जब आप डेट बढ़ाते हो, ओके, जब आपकी कंपनी में डेट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज कर रहा तो ऑब्वियसली आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ओके, तो ये बोला जाता है नेट इनकम अप्रोच में। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड। अब अगर हम उल्टा कर दें, मतलब अब अगर मैं बोलूं डेट अगर मैं कम ले रही हूँ, ओके, डेट कम लेती हूँ मैं, तो क्या होता है? तो जस्ट अपोजिट होता है। डेट कम लेने पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी इंक्रीज कर जाती है। ओके, और जब वो इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज कर जाएगा आपके कंपनी का। ओके, तो ये बोला गया है नेट इनकम अप्रोच में ना। अब देखो, नेट इनकम अप्रोच में कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं। आपको पता है जितनी थ्योरीज होती हैं उसमें कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलते हैं हम, राइट? तो क्या अजम्पशंस हैं? तो फर्स्ट अजम्पशन बोलता है द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये थ्योरी बोलता है कि कॉस्ट ऑफ डेट, डेट पे जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है, मीन्स आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो हमेशा लेस होगा आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ओके,
तो ये बोला गया है फर्स्ट में। दूसरा अजम्पशन इन्होंने क्या लिया, इन्होंने बोला देयर आर नो टैक्सेस। मतलब पता नहीं किस दुनिया में जी रहे थे, इनको लगा कि टैक्सेस होती ही नहीं है, इन्होंने कह दिया कि कोई टैक्स नहीं होता, ये इनका अजम्पशन था। अब इन्होंने थर्ड पॉइंट में थर्ड अजम्पशन क्या लिया, द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज नॉट चेंज्ड बाय द यूज ऑफ डेट। इन्होंने बोला कि चाहे आप कितना भी उधार ले लो, कितना भी डेट ले लो, पर जो इन्वेस्टर्स हैं आपके कंपनी में, मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ओके, उनके रिस्क में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो डरेंगे नहीं, वो ना ही अपने कॉस्ट को बढ़ाएंगे और ना ही घटाएंगे, ये बोला इन्होंने। अब इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ओके, चलो फोर्थ अजम्पशन क्या बोलता है, फोर्थ बोलता है द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कितना भी डेट ले लो, कॉस्ट नहीं बढ़ेगा उसका। ओके, लोग जितने पे आपको उधार दिए उतना ही, मतलब जितना कॉस्ट आप पहले रखे थे उतना ही कॉस्ट हमेशा चलेगा, वो बढ़ेगा नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट अजम्पशन बोलता है डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। मतलब आप 100% पे आउट कर रहे हो, आप शेयर होल्डर्स को 100% डिविडेंड बांट रहे हो। ओके, ये बोला गया है। ये सारे अजम्पशंस हैं आपकी इस थ्योरी के। अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से मैं बोल रही हूँ, इस तरह से आप नोट डाउन करोगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा बाद में समझने में भी। ओके, अब देखो, अब इस डायग्राम को समझते हैं हम क्या बोल रहा है इसमें। देखो, अब ये ना आप दुरान जी कहते हैं कि आप चाहे जितनी डेट ले लो, कंपनी चाहे जितनी डेट ले ले, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ओके, अब ये तो आप ज़्यादा डेट ले रहे हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डिक्रीज करेगी। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब डिक्रीज कर रही है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कांस्टेंट ही रहती है फिर भी। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो बोलते हैं चलो ठीक है, फर्म चाहे जितनी भी डेट ले ले, लेकिन मैं तो शेयर होल्डर हूँ, मुझे तो किसी तरह का डर नहीं, मेरी ओनरशिप कहीं नहीं जा रही। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इस केस में, एनआई अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, कॉस्ट चाहे आप जितना भी डेट इशू कर लो। ओके, तो ये बोलता है आपका एनआई अप्रोच। ओके, नाउ अब देखो क्या है। According to NI approach, the market value of equity shares is based on the earning value for equity shareholders after the payment of interest on debt. क्या बोला जा रहा है, फॉर आपकी जो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है, ओके, इक्विटी शेयर्स, आपकी कंपनी की इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वो बेस्ड होंगी आपकी कंपनी की अर्निंग पे। ओके, आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अर्निंग हो रही है आपकी कंपनी को, उस पे बेस्ड होता है आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बोला गया एनआई अप्रोच में। और इसी वजह से जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं ना, इसका फॉर्मूला है ये, तो जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म, दैट इज वी, वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला बना है। तो फॉर्मूला कैसे बना अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखो, अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म में आता है आपका एस प्लस डी, मीन्स टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट मिलाते हैं, जब उसको ऐड करते हैं तो हमारा निकलता है वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म, ऐसे हो गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ईबीआईटी आपको पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने से पहले जो आपको अर्निंग हुई है, ओके, वो चीज़ें। नाउ डी में क्या आती है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या निकला, ईबीआईटी बाय वी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इस तरह से आ सकता है आपके एग्जाम में, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालना है, और फिर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकल सकती है। ओके, तो एक्स लिमिटेड क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन एनुअल ईबीआईटी ऑफ ₹1 लाख। एक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट करता है उसको ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितने होएगा एनुअली,
एक साल के बाद तो 1 लाख होगा. ओके, नाउ द कंपनी हैज 4 lakhs इन 10% डिबेंचर्स. 10% डिबेंचर्स पे कंपनी के पास कितना है? 4 लाख है. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%. अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस रेट से चल रहा है आपका? 12.5% से चल रहा है. नाउ अब टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म यू हैव टू कैलकुलेट. तो कैसे निकालेंगे? तो हमारा अर्निंग कितना हुआ है? अर्निंग है मेरी कंपनी का 1 लाख. अब उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो इंटरेस्ट कितना निकला हमारा? 4 लाख पे 10% निकाल लो. हमारा इंटरेस्ट निकला 40,000, उसको डिडक्ट किए. अब हमारा आ रहा है आपका, अच्छा ये नेट इनकम, ये ईबीआईटी नहीं, ये नेट इनकम है सर. ठीक है, ये इनकम हुई है आपको 1 लाख की. हाँ ठीक है, फिर अभी आप इंटरेस्ट जब इस पे करते हो तो 40,000 आपका डिडक्शन हुआ. तो अब आपके पास अवेलेबल कितना है? अर्निंग कितनी है आपके पास? तो 60,000. 60,000 हो गई आपकी अर्निंग. नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी रेट मैंने बताया 12.5% है. तो अब उससे तो अब आपके पास जब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितनी अर्निंग है वो है और रेट भी है, तो आप टोटल मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो ना रेसिप्रोकल करके, राइट? क्योंकि हमें छोटे से बड़े अमाउंट पे आना है, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे 60,000 इंटू 100/12.5. तो मेरा वैल्यू कितना निकल कर आया? 4,80,000. ओके, 4,80,000 आपका निकल कर आया. अब मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू क्या है? तो हमने देखा डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 4 lakhs है. तो 4 लाख हो गया आपका. अब जब आप टोटल वैल्यू ऑफ फर्म ही तो निकालना है ना, तो मैंने इक्विटी की वैल्यू निकाली 4,80,000. अब मेरा डेट का तो गिवन था 4 लाख, अब मैं ऐड करूं तो मेरा निकलता है 8,80,000, राइट? अब अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया और थोड़ा आगे, लाइक क्वेश्चन में दे दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, तो वो हमने देखा ना अभी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म. तो ईबीआईटी कितना कितना हो रहा है अपना? तो ईबीआईटी हो रहा है 60,000, सॉरी एक्सपेक्टेड एनुअल, हाँ 60,000. और ये आपका वैल्यू ऑफ फर्म तो वो हो गया आपका 8,80,000. इंटू 100 कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. तो अब आपका नेट इनकम अप्रोच कंप्लीट हो गया. अब हम देखते हैं एनओआई अप्रोच, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता है. तो ये थ्योरी, अगेन दिस थ्योरी इज ऑल्सो गिवन बाय दुरान जी ने ही दिया. क्यों लेकर आए फिर ये थ्योरी? क्योंकि इनकी जो पहली थ्योरी थी नेट इनकम अप्रोच थ्योरी, उसमें इन्हें कुछ कमियां लगी. खुद से इन्होंने ढूंढा कि नहीं, कुछ चीज़ों की तो मैंने कमी कर दी है, चलो इसको और इम्प्रूवाइज करके नेक्स्ट थ्योरी लेकर आते हैं, जिसको नाम दिया इन्होंने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. अब ये क्या बोलता है? इज अनदर एक्सट्रीम ऑफ द इफेक्ट ऑन लिवरेज ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म. अब इन्होंने अलग तरीके से बताया कि डेट का फर्म पे किस तरह से अफेक्ट होता है या फिर नहीं होता है. ओके, तो ये अप्रोच जो है ये आपकी टोटली अपोजिट अप्रोच है. ओके, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपकी एनआई अप्रोच की अपोजिट है. क्यों? क्योंकि जो आपकी एनआई अप्रोच थी वो तो बोलती है कि दोनों में रिलेशन है, तीनों में रिलेशन है. ओके, आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हो, डेट ज़्यादा लेते हो, तो अफेक्ट पड़ता है आपके वैल्यू ऑफ फर्म पे या आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे. तो उन्होंने बताया कि रेलेवेंट है ये चीज़, रेलेवेंट अप्रोच है उनकी. लेकिन जब ये एनओआई अप्रोच लेकर आए, इन्होंने बोला इरेलेवेंट अप्रोच है ये, आपका रिलेशन कुछ नहीं होता, चाहे आप कितनी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाओ घटाओ डेट को, कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इन्होंने बोला. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, change in the capital structure of a company does not affect the market value of the firm and the overall cost of capital remains constant. इन्होंने बोला चाहे आप कोई सा भी मेथड लगा लो फाइनेंसिंग का, आप 50-50 करके ले लो डेट और इक्विटी को, ओके, या तो आप 20-80 करके ले लो, मतलब 20 इक्विटी लो और 80 डेट लो, तब भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला. तभी कंपनी पे, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे या फिर आपकी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये बोला दुरान जी ने इस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में. ओके,
नाउ दिस थ्योरी इज जस्ट अपोजिट टू नेट इनकम अप्रोच। क्यों? क्योंकि आपकी नेट इनकम अप्रोच बोलती है अफेक्ट करता है, और ये बोलता है नेट इनकम अप्रोच बोलता है कि अफेक्ट करता है, लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलता है कि डज नॉट अफेक्ट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कोई अफेक्ट नहीं करता, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, ये बोला गया नेक्स्ट थ्योरी में। एनओआई अप्रोच इवैल्यूएट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बाय मींस ऑफ एनओआई अप्रोच। इन्होंने बोला कोई अफेक्ट नहीं करता। अब कैसे अफेक्ट नहीं करता, चलो देखते हैं, है ना। तो इन्होंने जो अजम्पशंस दिए, क्या अजम्पशन दिया, फिर नेक्स्ट थ्योरी लेकर आए, फिर इनके लिए तो मतलब कॉर्पोरेट टैक्स का कोई मतलब ही नहीं था। इन्होंने फिर बोला कि देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते। दूसरा अजम्पशन इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ डेट। वही सेम पहले वाला कि हाँ, चाहे आप जितना भी डेट इशू कर लो, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। वो लोग जो डेट वाले हैं, जिन्होंने हमें उधार दिया हमारे फॉर्म को, वो अपना कॉस्ट नहीं बढ़ाते। ओके, ये बोलते हैं। नाउ थर्ड में क्या बोलता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें बोला गया कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होती है कंपनी की, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो हो रही है, वो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप जितना भी फाइनेंशियल लिवरेज ले लो। अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, कोई नहीं, अभी फिर से देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब वही है, आप कितना डेट इशू करते हो। आपकी कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेट है, उतना ही हाईली लेवर्ड है आपका फॉर्म, ऐसा बोला जाता है। ओके, तो ये बोलते हैं आप जितना भी डेट ले लो, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी के नेट ऑपरेटिंग इनकम पे। ओके, नाउ फिफ्थ अजम्पशन क्या बोलता है, द ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स। आप डेट इक्विटी मिक्स जो ले रहे हो, मिक्स मतलब क्या, आप कितना डेट लेते हो, आप कितना इक्विटी लेते हो, तो जितना भी आप लो, लेकिन कंपनी की ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क चेंज नहीं होने वाला। ओके, ये इन्होंने बोला। नाउ नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फाइनेंशियल लेवरेज। आप कितना भी डेट ले लो, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होता। ओके, ये इनके अजम्पशंस थे। अब देखो, अब इसको ना हम इस डायग्राम के थ्रू और अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी अभी कि हमारा एनओआई अप्रोच इरेलेवेंट है ना, और इससे पहले एनआई अप्रोच अपना रेलेवेंट था, राइट। नाउ अभी देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये क्या होता है, अब ये जब एनओआई अप्रोच लेकर आए तो इन्होंने चेंज क्या करा, ये बोलते हैं चाहे कंपनी जितनी भी डेट ले, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही रहेगी। इन्होंने फिर वही बात बोल दी कि चाहे जितना भी आप डेट ले लो, कंपनी के जो जिन्होंने हमें उधार दिया है, बड़े अच्छे लोग हैं, वो कॉस्ट नहीं बढ़ाते, चाहे आप डेट कितना भी ज़्यादा उनसे उधार लेते जाओ, वो ज़्यादा डिमांड नहीं करते कॉस्ट। ओके, ये इन्होंने बोला। अब जब ये हो क्या रहा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया जब ये बहुत ज़्यादा डेट इशू करते थे, तो अब होने लग गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनसिक्योरिटी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनसिक्योरिटी होने लग गई। ये बोलने लग गए कि अरे आप तो इतना ज़्यादा डेट इशू कर रहे हो, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो उनको, लेकिन हमें तो फिर नहीं मिल पा रहा। ओके, तो एक काम करो, हमारा भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा दो, हमारा कॉस्ट बढ़ा दो। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये ज़्यादा डिमांड करने लगे बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, तो इन्होंने बोला हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा दो। अब जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया, तो अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितना हम जब हम डेट लेते हैं, तो डेट पे हमें टैक्स शील्ड मिलती है, राइट, मीन्स टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, और आप चाहे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा भी दो, लेकिन फिर तो आपका कॉम्पनसेट हो जा रहा है ना, दोनों, एक तरफ से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ से घट रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेट ले रहे हो।
तभी तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो फिर ये कॉम्पनसेट हो जाता है, कॉम्पनसेट हो करके फिर अपना जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंटली ही चलने लगता है। ओके, ये बोला गया आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, है ना। नाउ नेक्स्ट देखो अभी ये क्या बोल रहा है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो उसमें तो हम एनआई अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे जा रहे थे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे क्योंकि उसमें चेंजेस आ रही थी। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म, तो ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला वही है आपका EBIT बाय कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब देखो द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इज द रेसिडुअल वैल्यू विच इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हम इसमें एस निकालते हैं ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाता है, तो इसमें वही बोला गया, ये तो आपको पता होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए टोटल जो वैल्यू है फर्म की उसमें से डिडक्ट कर देना है किसको, हमें, कॉस्ट ऑफ डेट को। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ फर्म से डेट को डिडक्ट कर दो तो आपने कितनी इक्विटी ले रखी है आपको पता चल जाता है। तो ये बोला गया आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, ये चीजें थी। नाउ अब डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है आपका, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है ना, ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका एनआई अप्रोच प्लस NOI अप्रोच होता है। ओके, दोनों को मिक्स करके निकाला गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई, दोनों को मिक्स करके देखेंगे हम आगे। तो ये कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, क्योंकि हमें पता है ये दोनों अप्रोचेस दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें बोल रही थी। तो फिर लाया गया ये ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा, देखो ये ट्रेडिशनल अप्रोच किसने दिया है। ओके, ये मैं यहाँ पे आपको देखो बता रही हूँ किसने दिया है। तो ये दिया है आपको, एक सेकेंड, हाँ, तो ट्रेडिशनल अप्रोच दिया है आपके सोलोमन जी ने। ओके, सोलोमन जी ने दिया है ट्रेडिशनल अप्रोच, सोलोमन एंड आपके फ्रेड वेस्टन जी, ठीक है, फ्रेड वेस्टन एंड सोलोमन इनका नेम आता है। इन दोनों ने मिलकर आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच दिया है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में बोला क्या गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the value of the firm can be increased initially or the cost of capital can be increased by using more debt as the debt is cheaper source of funds than equity। इसमें बोला गया इस थ्योरी में कि आपको आप इंक्रीज करते जाओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या होती है, कितने भी आप इंक्रीज करो, इट कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग मोर डेट एज द डेट इज अ चीपर सोर्स। आप उसको डिक्रीज कर सकते हो, कैसे, जब आप ज़्यादा डेट लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट लेते हो तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। चलो एक डायग्राम जो मैंने दिया है उसके थ्रू समझते हैं पहले इसको, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। ओके, देखो, हाँ, तो क्या बोला गया, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को मिक्स करके बनाया गया। मैंने ये बोला आपको, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाली पोर्शन, तो ये आती है आपकी नेट इनकम अप्रोच, और ये वाला जो है पार्ट, ओके, तो ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम NOI अप्रोच, और ये थोड़ी एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो क्या बोलता है इसमें, पहले बोलता है कि जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, जो अपने जिनसे आपने डेट लिया है, तो हो क्या रहा है, नेट इनकम अप्रोच में तो आपका डेट कांस्टेंट रहता है, राइट, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, और जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो भी कांस्टेंट है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिक्रीज कर रहा होता है। फिर आया आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें भी डेट आपका कांस्टेंट है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अब आपका कांस्टेंट हो गया। यहाँ तो डिक्रीज कर रहा था बट यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कांस्टेंट हो गया, और जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा डिमांड करने लग गए, उन्होंने अपने अपना जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर दिया। अब
फिर क्या हुआ, अब जब इतना इंक्रीज कर दिया, अब हम बहुत ज्यादा डेट ले रखे हैं ना, हमने बहुत ज्यादा डेट ले लिए। अब हुआ कि नहीं, अब इतना डेट भी नहीं लेना। ओके, तो फिर हुआ कि नहीं, चलो अब एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट ले रही है ये फॉर्म, बहुत ज़्यादा डेट ले रही है, तो जो डेट देने वाले थे, जो उधार देने वाले लोग थे, अब उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बोला नहीं, अब हम और थोड़ा अपना कॉस्ट बढ़ाएंगे। अब वो कॉस्ट बढ़ा दिए उन्होंने। अब उन्होंने जब कॉस्ट बढ़ाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी और ज़्यादा बढ़ गया, कि जब आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो हम शेयर होल्डर्स कहाँ जाएंगे, हमें भी और दो। अब इन्होंने भी और डिमांड करने शुरू कर दिए। अब जब कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गया, दोनों बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बोला गया आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में, थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है क्या ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ओके, एनओआई अप्रोच वाला, तो क्या ये रेंज है या आपका कोई पॉइंट है। ओके, रेंज है या पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट और रेंज दोनों होता है। मतलब क्या आप थोड़े ही देर के लिए आप ये इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर डेट पर इफेक्ट पड़ता है, तो हाँ थोड़े देर के लिए, या फिर ज़्यादा दिनों तक भी इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, ज़्यादा दिन तक आपका ये एनओआई अप्रोच चल सकता है किसी भी फॉर्म में। तो ये बोला गया आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में। ओके, देखो अब इन लाइंस को देख लो, क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड। द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीच्ड बाय अ प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम कैसे ले सकते हैं, जब हम प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स लेते हैं, ना ज़्यादा ना कम, अच्छे से लेकर के चले तो हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे पहुंच सकते हैं। एंड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेज, बिकॉज इंक्रीज्ड डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि डेट इंक्रीज होता है तो फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स फिर अपना कॉस्ट बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये बोला गया है आपके ट्रेडिशनल अप्रोच में। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ऑल बटन पे भी प्रेस कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू क्लासेस लाऊं आपके लिए, आप उसका एक्सेस ले सको। और प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी कुछ कवर करवा दिया, आपका इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, पेपर 1 में भी मैंने कम्युनिकेशन करवा दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है आपका, तो आप वो सारी वीडियोस भी देख सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, और वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली फ्री पेपर 1 क्विजेस, एंड पेपर 2 की भी अपनी कॉमर्स की क्विजेस चलती हैं। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, कीप लर्निंग।